Assalamualaikum students, as you all know, my name is Talha and I hope you all are doing great as usual. So today is my topic and obviously it's your topic, lyrical ballad by William Wordsworth. So I have decided to डिस्कस अबाउट द लिरिकल बैलड। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाता है, वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। लेकिन वीडियो से नहीं घबराना, इसमें मैं आपको एक एक चीज़ डीपली बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी इसमें कॉर्ड्स वगैरह एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं। बहुत इजी बताऊँगा, बड़ी प्यारी करके बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा ये। ठीक है, इसको बस मेमोराइज़ करना थोड़ा सा कमाल की बात है, बाकी ये इतना मुश्किल नहीं है इसको याद करना। ठीक है, वोकैबलरी वगैरह टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह को आपने जो है ना परेशान नहीं होना। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो मुझे भी गाइड करें, आप फीडबैक दें अपना, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ आया, नहीं समझ आया या क्यों नहीं समझ आया, और अगर समझ आया तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे साथ, आपके साथ और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो बग़ैर टाइम को वेस्ट किए जो है ना हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको सबको पता है ये लिरिकल बैलड क्या है। ये एक्चुअली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम है। ठीक है, तो इसके पीछे हम इसको जो डिटेल से पढ़ने लगे हैं और आपको सारा जो भी क्वेश्चन है, आपकी क्वेरीज हैं, इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। और फिर बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है बट मुश्किल नहीं है, याद करना बस थोड़ा सा कमाल है इसमें। नोट्स भी एक हिसाब के आपके हैं, स्क्रीनशॉट्स आप इसके ले सकते हैं साथ साथ। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना हम इसका अब जो है ना ये पेपर भी आपका बेहतरीन हो जाएगा। पहले जो है ना क्वेश्चन में ये चीज़ अगर आप अटैम्प्ट करने से पहले ये बता दें, अटैम्प्ट करते वक्त आप ये इंट्रो में बताएं तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्रीफेस क्या होता है आप सबको पता है, सादे अल्फाजों में, जैसे मेरा एक मकसद है सादे अल्फाजों में बड़ी सादी लैंग्वेज को लेके चलना। प्रीफेस आपको पता है, आपने जिसको हम फहरिस्त कहते हैं उर्दू में। ठीक है ना, और आपको पता है क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है बुक का, होता है टिपिकली स्टेटिंग इट सब्जेक्ट स्कोप और एम्स, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये फहरिस्त होती है। जब आपने बुक को स्टार्ट करते हैं तो बीच में स्टार्टिंग में जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको एक फहरिस्त मिलती है जिसको हम प्रीफेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर होता क्या है, उसके हम अगर हम कोई थीसिस लिखते हैं फॉर एग्जांपल, उसके हम प्रीफेस में बताते हैं कि भी इसका जो सब्जेक्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसका एम क्या है। एब्स्ट्रैक्ट वगैरह में हम ये चीज़ें बताते हैं। ठीक है ना, तो कंटेंट जिसको सिंपल अल्फाज में कहा जाता है फहरिस्त। ठीक है, बैलड क्या है, बैलड जो है ये जो है द वर्ड बैलड इज़ ऑफ फ्रेंच प्रोविंस, ये फ्रेंच से लिया गया है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री, ये एक्चुअली पोइट्री की टाइप है या फिर वर्स है। वर्स का वैसे लफ्ज़ी मतलब आया तो होता है, बट पोइट्री इन अ सेंस पोइट्री वर्स जो है आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, विच वॉज बेसिकली यूज्ड इन डांस सॉन्ग्स। ठीक है, ये डांस सॉन्ग्स में यूज़ होता था इन एंशियंट फ्रांस। एंशियंट मीन्स होता है कदीम, प्रिमिटिव जिसको कहा जाता है, तारीखी जिसको सिंपल आप बहुत ज़्यादा कह लो कि तारीखी। फ़रांस में ये एंशियंट कदीम फ़रांस में जो है ना इसको डांस सॉन्ग्स में जो है ना ये यूज़ होती थी ये वाली पोइट्री। लेटर ऑन ड्यूरिंग द 16th and 17th century इट्स स्प्रेड ओवर द मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन नेशंस। 16 और 17वीं सदी में ये फैल गई थी यूरोपियन नेशंस में। ठीक है, तो ये अब लिरिकल बैलड क्या है, मेन टॉपिक हमारा ये है और इसको पीछे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है पोएम्स का। पब्लिश्ड हुआ 1798 में बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ये दोनों फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, इन्होंने इसको पब्लिश किया था 1798 में। दो द अपीयरेंस ऑफ विच इज़ ऑफन डेजिग्नेटेड बाय स्कॉलर्स एज अ सिग्नल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ये जो इसकी अपीयरेंस थी ना, एक्चुअली स्कॉलर्स ने डेजिग्नेट किया कि भी ये एक बिगिनिंग है इंग्लिश रोमांटिसिज्म की। आप इसको थोड़ा सा रिलेट करते हुए समझें, आपको एक एज अ कहानी के तौर पे समझें। ठीक है, द वर्क इंक्लूडेड कॉलरिज जो इसके कलेक्शन में, लिरिकल बैलड के कलेक्शन में जो वर्क है वो कॉलरिज ने, जो इनके कॉलीग जैसे आपको मैंने बताया है, उनमें उनका जो वर्क है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर एंड वर्ड्सवर्थ में जो उनकी टर्टन अबे पोइम है, टर्न अबे। ठीक है, ये जो है ये इनके वर्क हैं, इंक्लूड हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे उन्होंने दिए हुए हैं। एज वेल एज मैनी कंट्रोवर्शियल कॉमन लैंग्वेज पोइम्स बाय वर्ड्सवर्थ सच एज द इडियट बॉय। ठीक है,
ये इनके वर्क्स इस लिरिकल बैलेड में जो हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होता रहेगा आपको, ठीक है। अब देखें, फिर वही बात आखिरी बार मैं कहते चल रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद इसको कंटिन्यू करूँगा बिल्कुल, कि लेंथी हो सकता है बट घबराना नहीं है, ठीक है। और ईजी नोट्स आपके इसी में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड जो था ना, पब्लिश किया गया था एक एज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको एस्टैब्लिश किया गया था, पब्लिश किया गया था टू टेस्ट द पब्लिक रिसेप्शन ऑफ पोइम्स। लोगों की परसेप्शन कि वो कैसे परसीव करते हैं पोइम्स को, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इस वजह से उन्होंने ये पब्लिक परसेप्शन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको पब्लिश किया गया था, द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत सक्सेसफुल रहा, बेटर देन वर्ड्सवर्थ वाज, मतलब कि उस वर्ड्सवर्थ इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था जितना ये जो है ना एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल रहा। ये एक्सपेरिमेंट जो पब्लिश हुआ, सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द पब्लिक रिसेप्शन ऑफ पोइम्स, ठीक है। एंड मैनी वर प्लीज्ड विद द पोइम्स, और बहुत जो लोग थे वो बड़े मतलब प्लीज्ड मीन्स टू उनको दे फेल्ट प्लेजर वाइल रीडिंग द पोइम्स, ठीक है ना। तो वो रीडिंग पोइम को पढ़ते हुए उन्होंने प्लेजर फील किया, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। सिंपल बात जो है इसकी है विद द पोइम्स, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो है एक्नॉलेज दैट ही इज़ फ्रेंड, वो तस्लीम करता है कि उसका जो दोस्त है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको एस.टी. कॉलरिज भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, सप्लाइड सेवरल पोइम इन द कलेक्शन। वो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्त ने इसके अंदर जो है कुछ पोइम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, सप्लाइड की हैं, तो इंक्लूडिंग राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर, ठीक है, ये उनकी पोइम है। ही देन रिलेट दैट ही एंड हीज फ्रेंड विश टू स्टार्ट अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री। वो कहते हैं, इसको रिलेट करते हैं कि भी उन्होंने और उनके दोस्त ने न्यू टाइप ऑफ पोइट्री क्यों बनाई, उसकी वजह बताते हैं। पोइट्री ऑफ द सॉर्ट सीन इन द लिरिक, जो हम देख सकते हैं लिरिकल बैलेड में। मैंने आपको पहले बताई इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोइम है, ठीक है। उन्होंने कहा ये क्या रीज़न बताई, पीछे हमने देखे रीज़न क्या बताई, फिर वो कहते हैं कि भी इसके पीछे ये एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई, स्टार्टिंग में पब्लिश किया गया। दैन उन्होंने फिर इसको बताया कि भी एक न्यू टाइप ऑफ पोइट्री जो है स्टार्ट करना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ नोट्स दैट ही वाज इनिशियली अनविलिंग टू राइट द प्रीफेस। वो कहते हैं कि पहले मैं नहीं चाहता था कि मैं जो है ना उसको प्रीफेस को लिखूँ एज सम सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक डिफेंस ऑफ दिस न्यू जॉनरा। जॉनरा आपको पता है लिटरेरी डिवाइस होती है, और जॉनरा आप कह सकते हैं कि भी जॉनरा जो है आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फिक्शंस जो होती हैं, फिक्शन स्टोरीज होती हैं, एपिक्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट यू कैन से दैट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरास, ठीक है ना। जैसे कि लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना। आप मूवीज़ वगैरह में भी देखेंगे तो जैसे भी लेटेस्ट मूवी रिलीज़ हुई है पठान, तो उसमें जॉनरा होगा एक्शन लिखा होगा, जो जॉनरा है उसकी स्टोरी के बारे में होगा। एक्चुअली ये इसको जॉनरा कहते हैं, ठीक है। इसको जॉनरा भी पढ़ा जाता है, आई माइट बी रॉन्ग, जॉनरा हो सकता है, जॉनरा नहीं हो सकता, जॉनरा लफ्ज़ जो है इसका हो सकता है, ना कि जेनरे छेनरे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, जॉनरा पढ़ा जाएगा, ठीक है। जॉनरा भी नहीं हो सकता, आई वॉज रॉन्ग, आई थिंक इट्स जॉनरा, ठीक है। बिकॉज ही डजंट वांट टू रीजन एनी वन इन टू लाइकिंग दीज पोइम्स। वो किसी को नहीं रीज़न बनाना चाहता था कि उसकी पोइम को जो है ना लाइक किया जाए, इस वजह से वो कहता है पहले मैं नहीं लिखना चाहता था प्रीफेस, ठीक है। ही आल्सो सेज द मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस न्यू जॉनरा ऑफ पोइट्री आर टू कॉम्प्लेक्स टू फुली आर्टिकुलेट इन सो फ्यू वर्ड्स। वो कहते हैं जो इनका जो टाइप ऑफ जो पोइट्री थी ना, जो टाइप ऑफ जॉनरास था, वो इतना कॉम्प्लेक्स था, इनको कि कुछ अल्फाजों में उसको आर्टिकुलेट नहीं किया जा सकता था, मीन्स उसको जाहिर नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना। ही हैज़ डिसाइडेड टू फर्निश अ प्रीफेस, फिर उसने डिसाइड किया कि एक फर्निश मीन्स टू एक पब्लिश किया जाए। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, फर्निश मीन्स आप इसको यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि प्रीफेस लिखा जाए। हीज पोएम्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम द पोएम ऑफ हिज एज दैट दे रिक्वायर एटलीस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एज टू देयर कंसेप्शन। उसकी जो पोएम्स थी, उसकी एज यानी उसके एरा, उसके दौर, कंटेम्प्रेरी जो पोइट्स थे उसके वक्त के हम असर जो पोइट्स थे, उसका जो है ना क्या कहते हैं, उससे चेंज थी उसकी पोइट्री, उसका पोइट्री स्टाइल, उसका पोइम स्टाइल, उसका राइटिंग स्टाइल उससे बिल्कुल चेंज था। तो वो ज़ाहिरी बात है, दे रिक्वायर एटलीस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एज टू देयर कंसेप्शन। अच्छा, मेरी वीडियो जो है वो इतनी लेंथी इस वजह से हो जाती है कि मैं
एक एक चीज़ पढ़ के एक एक वर्ड का मतलब बता के आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो देख के घबराएं नहीं कि मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। आप मेरा ये वीडियो देख के इंशाल्लाह इतने काबिल हो जाएंगे कि आप ख़ुद भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत डिटेल से और बहुत आसानी से बताता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। आप इसको एक बार रीडिंग ज़रूर करें। मेरा लेक्चर का जो स्टाइल है बताने का वो आपको रीडिंग करना ज़रूरी है, मैंडेटरी होगा आपको बाद में थोड़ा सा मेमोराइज़ करना। जो मेरा स्टाइल है बताने का पढ़ाने का, काफ़ी लोग होते हैं जो बड़ा एक खुलासे के तौर पे बता देते हैं और नो डाउट बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक कहानी के तौर पे बता के चला जाऊँ, 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, फिर आपको लिखेंगे कैसे? आपको वक्ती तौर पे लगेगा कि आपको आता है। जब आप लिखना शुरू करेंगे आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है इसको आप जो पढ़ना, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो क्लेम करते हैं कि दैट जस्ट एज ऑथर हैव अ राइट टू यूज सर्टन आइडियाज़ एंड टेक्निक्स। वो कहते हैं जैसे राइटर के पास जो राइट्स होते हैं कुछ सर्टन ख़ास आइडियाज़ को, टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए, दे आल्सो हैव अ राइट, उनके पास ये राइट भी होता है टू एक्सक्लूड अदर आइडियाज टेक्निक्स। एक्सक्लूड कहते हैं खारिज करने को, ठीक है, खारिज कर देना मीन्स निकालने को, ठीक है। एक्सक्लूड अदर आइडियाज़ एंड टेक्निक्स इन एवरी एज, ठीक है। डिफरेंट, वो कहता है इन एवरी एज, हर एरा में, हर दौर में, हर पीरियड में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पोइट्री अराइज, जो है ना मुख्तलिफ पोइट्रीज जो हैं आई हैं और मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो एक क्या लें इमर्ज उभरा है, और ठीक है। एंड द पीपल एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम पोइट्री, और जो लोग होते हैं वो तवक्को करते हैं दूसरी डिफरेंट थिंग्स करते हैं, मतलब लोग जो है पोइट्री से जो है अपने मुताबिक एक्सपेक्ट करते हैं। आप कह लो कि डिफरेंट थिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं पोइट्री से, ठीक है। ही गोज इन साइड मैनी ग्रेट या डिफरेंट पोइट्स, वो फिर इस साइड कहते हैं किसी चीज़ को कोट करना, ठीक है। He goes on the site many great yet different poets of all from Catullus Terence to Alexander Pope। ये दो जो हैं बड़े बेहतरीन और ज़बरदस्त पोइट्स हैं पुराने, ये कह सकते हो प्रिमिटिव एज के, ठीक है। तो वो इनको यहाँ पे कोट करता है कि भी वो एग्जांपल देते हुए कहते हैं वुड वांट टू यूज़ द प्रोफर्स टू एक्सप्लेन व्हाई ही राइट्स पोइट्री एंड व्हाई ही डज। उसने कहा कि मैं प्रोफर्स इसलिए लिखना चाहता था, एक्सप्लेन किया उसने कि रीज़न बताइए कि वाई ही राइट्स पोइट्री, वो पोइट्री क्यों लिखते हैं, एंड वाई ही डज, और वो वही एंड द वे ही डज, और वो क्या करता है पोइट्री में, मीन्स कि उसका स्टाइल कैसा है, ठीक है, क्यों लिखते हैं और उसका स्टाइल कैसा है लिखने में, ठीक है ना। सो द पीपल डोंट सी हिज नॉन कॉन्फॉर्मिटी एज लेज़नेस, ताकि लोग उसकी जो नॉन कॉन्फॉर्मिटी जो है मीन्स कि उसको एक एज अ लेजीनेस ना देखा जाए, उसकी पोइट्री को या उसके स्टाइल को एज अ लेजीनेस ना देखा जाए, ठीक है। उसका मतलब उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, उसकी रीडिंग को पढ़ना ज़रूरी है। आगे यही बात जो है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो दैट हीज प्रिंसिपल गोल, उसका जो मेन मकसद था राइटिंग का, पोइम लिखने का, लिरिकल बैलड में, वाज टू पोर्ट्रे अ कॉमन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेरे भाइयों ख्याल रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये, ठीक है, यही इसके ऊपर ही बात है। वाज टू पोर्ट्रे अ कॉमन लाइफ इन इंटरेस्टिंग इन ऑनेस्ट वे एंड टू अपील टू रीडर्स इमोशंस बाय जनरेटिंग अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरा जो मेन मकसद था ना, कॉमन लाइफ लाइक विलेज लाइफ, जो विलेज की लाइफ होती है, आपने इनकी बीए में, एफए में तो नहीं मुझे आइडिया, आई थिंक बीए में आपने इसकी काफ़ी विलियम वर्ड्सवर्थ की आपने जो पोइम्स पढ़ी होंगी सारी वो विलेज के ऊपर है, नेचर के ऊपर है, ठीक है, तो ब्यूटी के ऊपर है। ये चीज़ें बस मेरे भाई आप गौर से देखें, बस ये क्रिटिसिज्म वगैरह इसमें आ जाता है तो फिर ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बाकी आप देखें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बाकी बातें वही हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि भी ही चूज़ टू डिपिक्ट कॉमन लाइफ बिकॉज इन दैट सिचुएशन पीपल आर जनरली मोर सेल्फ अवेयर, मोर ऑनेस्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि भी वो जो उसने जो लाइफ यू चूज़ की है, विलेजेस की लाइफ या नेचर की लाइफ जो चूज़ की है, विलेजर जो होते हैं, गाँव के देहाती जो लोग होते हैं, उनकी लाइफ चूज़ की है डिपिक्ट करने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए इन हिज पोइट्री। क्यों? क्योंकि वो मोर सेल्फ अवेयर होते हैं एंड मोर ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है ना। The feelings that arise in that condition are simpler, more understandable and more durable। कहते जो एहसासात अराइज होते हैं उस कंडीशन में, लाइक हम नेचर में बैठे होते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल अभी भी गांव में चले जाएं तो हम एक बड़ा खूबसूरत सा हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट देखते हैं, हम उसमें क्रॉप्स देखते हैं, फील्ड्स देखते हैं और बेंडिंग फील्ड्स देखते हैं, हम उन पर जो है ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं और खूबसूरत सी सनशाइन की जो वो बड़ा एस्थेटिक इम्पैक्ट जो है ना वो डालते हैं यहाँ पे। तो हम उसमें वो कह रहे हैं कि वो जो फीलिंग्स होती हैं बड़ी अंडरस्टैंडेबल होती है, ड्यूरेबल होती है, ठीक है।
ड्यूरेबल होती है। फर्दर मोर द लैंग्वेज ऑफ द पेजेंट्री, पेजेंट्री मीन्स होता है किसान, ठीक है, किसान, ठीक है, मीन्स फार्मर। पेजेंट्री इज प्योर, द लैंग्वेज ऑफ द पेजेंट्री इज प्योर, ठीक है ना। एज कॉमन पीपल आर इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद द नेचर एंड फार अवे फ्रॉम द सोशल वैनिटी, ठीक है ना। उस सोसाइटी से सोशल, जैसे हमें आजकल कहा जाता है नेटिजन कहा जाता है, सिटीजन के नेटिजन कहा जाता है, नेट के हम इतने वो जो है ना एडिक्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये वही बात हो रही है कि सोशल वैनिटी से वो दूर होते हैं, उनकी सोशलाइजेशन नहीं होती इतनी, नेचर से ज़्यादा जो है उनका ताल्लुक़ होता है। तो वो इसको पोर्ट्रे करते हैं, इस लैंग्वेज को, कि ये लैंग्वेज ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ड्यूरेबल है, ठीक है, और जो है एक बेहतरीन इनके रिगार्डिंग जो है ना कि बेहतरीन लैंग्वेज है जो यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो बस ख़त्म, बस ये देखें एंड होने वाला है, बहुत ईजी हो जाएगा। चलें करते हैं स्टार्ट आगे। आप साथ साथ रिलेट करते नहीं, आप सारा आपको याद करना है, इसको समझना है, ठीक है ना। मैं पीछे से बताते बताते आपके आ रहा हूँ, रीजंस बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, बहुत डिटेलिंग बता रहा हूँ, आपको समझना है, ठीक है। अब फीडबैक भी मुझे दें आप, अगर मेरी बात या मेरा स्टाइल या मेरा लेक्चर नहीं समझ आता, क्या रीज़न हो सकती है मुझे बताइए, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द पेजेंट्री, जैसे बता चुका हूँ, कैरीज अ सर्टन परमानेंस अनलाइक द लॉफ्टी लैंग्वेज ऑफ द लेट न्यू क्लासिकल राइटर्स। देखें यहाँ पे जाके मेरे जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लेट न्यू क्लासिकल राइटर्स क्या हो सकते हैं। लेट न्यू क्लासिकल राइटर्स से मुराद, आप सिंपल कह दूँ, मैं आपको सिंपल बता दूँ, जो आप कह लें कि प्रिमिटिव राइटर्स जो होते हैं, ठीक है, जो पहले इसके दौर से, विलियम वर्ड्सवर्थ के दौर से जो पहले के राइटर्स जो हैं, तारीख़ी मतलब जो पहले लिखने वाले थे, जो क्लासिकल राइटर्स थे, ठीक है, लेट न्यू क्लासिकल राइटर्स जो थे, मीन्स के जो इनके टाइम से पहले लिखते थे, द लेट न्यू क्लासिकल पोइट्स बिलीव दैट द लॉफ्टी पोइट्री, लॉफ्टी आप कह लो ये यूज़ करते हैं, बड़ी रॉबस्ट सी इनकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बड़ी मजबूत, बड़ी मुश्किल सी, दैट इज़ वेरी अर्जुअस टू डिसर्न फॉर द पीपल, ठीक है ना। ये अनफाथमेबल होती है। जैसे मैंने 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, शायद कुछ बच्चों को ना समझ आई हो, कुछ को आ गई हो। अनफाथमेबल, ठीक है, या फाथमेबल, समझना के काबिल, ना समझने के काबिल, ठीक है, डिसर्न, समझना। तो ये चीज़ें अर्जुअस, मुश्किल, कहने का मतलब कि ये लॉफ्टी लैंग्वेज उसको कहा जाता है, लॉफ्टी पोइट्री, मुश्किल पोइट्री, ठीक है। दे राइट ब्रिंग देम एज वेल एज पोइट्री इटसेल्फ ऑनर। वो उनका कहना ये था, द लेट न्यू क्लासिकल पोइट्स बिलीव दैट द लॉफ्टी पोइट्री दे राइट, जो लॉफ्टी पोइट्री जो लिखते हैं, ब्रिंग देम एज वेल एज पोइट्री इटसेल्फ ऑनर। वो कहते हैं कि वो ऑनर लाती है पोइट्री के लिए, मीन्स कि वो कहते हैं कि हम जो लिखते हैं ना, वो पोइट्री के लिए ही ऑनर है। मतलब इतनी ज़्यादा इनकी जो है ना अपने ऊपर इनका प्राइड था, इनका प्राउड करते थे, जो भी किसी भी सेंस में उसको रिलेट कर सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। होएवर वर्ड्सवर्थ वैसे नेगेटिव तो नहीं कह सकते, बट उनका भी अपना स्टाइल होता था। होएवर वर्ड्सवर्थ परसीव्स मैनी थिंग्स टू बी रॉन्ग विद दीज पोइट्स एंड देयर लॉफ्टी लैंग्वेज, ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। दे सेपरेट, फिर वो कहते हैं, ये बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, दे सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपैथीज ऑफ मैन, यानी कि वो अपने आप को सेपरेट, अलग कर लेते हैं। सिंपैथी कहते हैं रहमदिली से, ऑफ मैन, मीन्स कि आप इसको ऐसे रिलेट करें, दे सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपैथीज ऑफ मैन and indulge in arbitrary capricious habit of expression in order to furnish food for fickle taste and fickle appetite of their own creation. Capricious कहते हैं मनमानी, ठीक है, arbitrary कहते हैं जानबूझकर, indulge कहते हैं मुलव्विस करना, ठीक है, ये वर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं, अब तासुरात कह लें इसके, ठीक है। उन्होंने मतलब कि अपने आप को इंडल्ज करते थे, मुलव्विस करते थे, कैप्रीशियस हैबिट ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स कि अपनी मनमानी तौर पर वो अपने स्टाइल से लिखते थे। हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए इजी हो समझना, कुछ लोगों के लिए इजी ना हो समझना, ठीक है। तो यही इसका पूरी कोटेशन का जो है ये मतलब है, ठीक है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो आप इसको पढ़ें, समझें, ये थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने बड़े सादे लफ्ज़ों में आपको बता दिए कि भी क्या वही जो बातें मैंने पीछे बताई हैं उसको इन्होंने कोटेशन की तौर पे, ये आई थिंक टेक्स्ट से लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना ज़रूर समझें, और ये कोटेशन ऐड करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। To Wordsworth, these poets are utterly unrelatable for the general literate masses, ठीक है। 20 मिनट्स तक या 25 मिनट्स तक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है मैं वो जो है आपको इसके रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा 25 या 30 मिनट तक मैं वीडियो एंड कर दूँ। टू वर्ड्सवर्थ वो कहते हैं पोइट्स जो हैं ये वो कह रहे हैं कि भी जो देखिए वही कोटेशन के बाद वो कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भी जो ये पोइट्स है ना, ये बिल्कुल अनरिलेटेबल होते हैं फॉर द जनरल लिटरेट मैस, जो हमारे
जो हमारे लिटरेट मैसेज यानी जो अवाम हैं, जो मतलब जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके लिए ये कुछ लोगों के लिए समझ आती है, कुछ को नहीं समझ आती। इलिटरेट पर्सन होगा उसको सादी बात इनकी मुश्किल तो समझ आनी ही नहीं है, ठीक है। इलिटरेट पर्सन होता है वैसे उसको कहना नहीं चाहिए, बट उसको सादी बात भी नहीं समझ आएगी अगर वो स्टडी या कोई ऐसी फील्ड से रिलेटेड हो उसकी फील्ड के मुताबिक ना हो। तो कहने का मतलब यही इनका मेन जो स्टांस था, इनका यही जो मसला था, वो ये कहते थे कि इनको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ना कि लॉफ्टी लैंग्वेज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वर्ड वाज स्टेट दैट ट्रिवियलिटी एंड लैक ऑफ प्रोफाउंड थॉट इज़ अ लार्जर प्रॉब्लम देन लॉफ्टी लैंग्वेज। वो कहते हैं कि ट्रिवियलिटी और लैक ऑफ प्रोफाउंड थॉट, यानी कि थॉट जो उनका था ना वो लैक ऑफ प्रोफाउंड था, उनका जो ख्यालात है ट्रिवियलिटी कहते हैं। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, मेरे माइंड से आई एम अनेबल टू रिकॉल द वर्ड। आप कह लें ट्रिवियलिटी कहते हैं कि भी आई थिंक यार इसका कुछ नेगेटिव इन अ सेंस नहीं, मतलब कि कम के तौर पे इसका कोई मतलब है, मेरे जहन से इसको स्किप हो गया, ठीक है। तो आप इसको जो है ना इसको, ठीक है, ट्रिवियलिटी एंड लैक ऑफ प्रोफाउंड थॉट जो था एक प्रॉब्लम था, लार्जर प्रॉब्लम थी देन लॉफ्टी लैंग्वेज। वो कहते हैं कि भी ठीक है लैंग्वेज तो प्रॉब्लम है ही है न्यू क्लासिकल राइटर्स की, लेकिन जो प्रोफाउंड थॉट है ना वो भी उनका कम है, लैक ऑफ प्रोफाउंड थॉट है, ट्रिवियलिटी है, मतलब कम है, किल्लत है, ठीक है। अमंग हिज कंटेम्प्रेरी पोइट्स, उनके जो, ठीक है, प्रॉब्लम देन द लॉफ्टी लैंग्वेज अमंग हिज कंटेम्प्रेरी, उनके जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे, जो हम असर उनके टाइम के जो पोइट्स थे, उनका जो है थॉट लैक ऑफ प्रोफाउंड था। और ठीक है, न्यू क्लासिकल की बात नहीं है यहाँ पे हो रही, यहाँ पे ये उनके अपने टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कंटेम्प्रेरी उनके पोइट्स थे, ठीक है, वो भी न्यू क्लासिकल राइटिंग के स्टाइल में ही लिखते थे। ही प्राइड हिमसेल्फ इन फैक्ट दैट हीज पोएम एक्चुअली हैव वर्दी पर्पस। फिर वो अपने आप को ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरी पोएम का कुछ ना कुछ तो पर्पस है ना, अ वर्दी पर्पस। हिज पोएट्री लाइक ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वो कहते हैं कि मेरी जो पोइट्री है ना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, ठीक है ना। इनका ये मानना है, डेफिनेशन आप याद रखें, बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी है, ठीक है। कहते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है पोइट्री इनके नज़दीक, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट द पोइट थॉट लॉन्ग एंड डीपली। ये कहते हैं कि ज़रूरी है कि ये बहुत कि पोइट जो है ना थॉट लॉन्ग मीन्स कि वो मेडिटेशन करे, डीपली थिंकिंग करे, डीपली थॉट उसका जो है ना होना चाहिए प्रायर टू राइटिंग द पोएम। प्रायर मीन्स होता है पहले, ठीक है, लिखने से पहले जो है ना वो डीपली थॉट और डीपली उसके बारे में जो है वो क्या कहते हैं उसको कंटेम्पलेट करे, ताकि वो ईज़िली मीन्स कि वो एक ज़बरदस्त तरीके से कुछ लिख सके। उसको ज़रूरी है उसके लिए कि वो कंटेम्पलेट करे, डीप थॉट हो उसके, ठीक है, उस कुछ लिखने से पहले, ठीक है। एवं नहीं है चुप के ऐसे ही बंदा जो है ना लिखना शुरू कर दे, ऐसे नहीं। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट इफ़ समवन कंटिन्यूसली ऑब्जर्व एंड कंटेम्पलेट देयर फीलिंग्स दे विल बी एनलाइटेंड। अगर आप अपने ऊपर आप एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ, अगर अपने ऊपर आप जो है काम करें तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आप अपने ऊपर अगर काम करना शुरू कर दें, ठीक है ना, नेगेटिव थिंकिंग से दूर हो जाए, पॉजिटिव सोचें, तो आपकी एटीट्यूड में ही चेंज आ जाएगा। एटीट्यूड नॉट इन द सेंस कि मैं उसको मतलब कि कोई ईगो टाइप एटीट्यूड नहीं, मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। इफ़ समवन कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व एंड कंटेम्पलेट देयर फीलिंग्स दे विल बी एनलाइटेंड। एनलाइटेंड मतलब होता है मुनव्वर हो जाना, ठीक है। मैं एक एक चीज़ का मतलब बता रहा हूँ। डेवलप देयर फीलिंग्स, हाँ, डेवलप बेटर टेस्ट, बेटर टेस्ट डेवलप होता है, नॉट इन अ सेंस खाने वाला टेस्ट नहीं, पोइट्री से रिलेटेड। हैव देयर अफेक्शंस एमिलिएटेड, जो उनकी जो अफेक्शंस होती है, ज़ाहिरी बात है जब एनलाइटेंड होगी उनकी फीलिंग्स, ठीक है, डेवलप बेटर टेस्ट होगा, फिर जो उनकी अफेक्शंस है वो एमिलियोरेटेड हो जाएगी। एमिलियोरेटेड से मुराद होता है इसका जो है एग्जैक्ट मतलब जो है वो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन एमिलियोरेटेड से मुराद ये हो, आप कह लें कि भी जो है इसकी जो असर होता है वो एक बड़ा असर पड़ता है, एक रॉबस्ट जो इम्पैक्ट होता है, एक वेरी गुड रामिफिकेशन जो होती हैं, असरात जो होते हैं, ठीक है, वो आप जो है ना उसकी पर्सनैलिटी या उसकी पोइट्री या उसकी राइटिंग स्टाइल में जो चेंज आता है, अफेक्शन एमिलिएटेड, ठीक है। समवन हु प्रोसेस देयर फीलिंग्स विल बिकम अ बेटर पर्सन। वही बात जो अपनी फीलिंग्स पे प्रोसेस करेगा, ठीक है, बेटर पर्सन होगा, बन जाएगा। The process of observance and profound thought is necessary as the poet must have their taste exalted. वही बात है कि भी जो ऑब्जर्वेशन करेगा, प्रोफाउंड थॉट होंगे, वो पोइट की जो है
टेस्ट को बुलंद कर देंगे, ठीक है, एक्साल्टेड कर देंगे। टेस्ट जो है, टेस्ट इन अ सेंस पोइट्री स्टाइल, पोइट्री टेस्ट, राइटिंग टेस्ट। टेस्ट खाने वाला नहीं है। देखिए एक होता है ना, मैं अगर मुश्किल लिख रहा हूँ तो कुछ लोगों का टेस्ट होगा यार उसको मुश्किल ही पढ़ना है, मीन्स कि मुश्किल लाइक के भी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ या फिर जो है डिफरेंट आर्टिकल्स जो होते हैं जो एक आम बंदे को समझ नहीं आते, तो लोगों का टेस्ट होता है यार उसको पढ़ना है मैंने, ठीक है। डिफरेंट या मुश्किल जो स्टाइल होता है वो पढ़ना है मैंने, मुश्किल पोइट्री पढ़नी है, ठीक है ना, आसान वाली नहीं। ये वो टेस्ट की बात हो रही है। द पोइट इज़ इन अ सेंस एलिवेटेड फ्रॉम द पेयर्स, जो इस वजह से जो पोइट होते हैं इस सेंस में एलिवेटेड हो जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं फ्रॉम द पेयर्स, अपने जो उसके मुख्तलिफ उनके जो दूसरे पोइट्स होते हैं, दूसरे शायर होते हैं, उनसे वो जो है ना बुलंद हो जाते हैं इस कंटेम्पलेशन से, ठीक है। तो टाइम 25 मिनट्स हो गए, मेरा भी काफ़ी 3-4-5 इसके स्लाइड्स हैं अभी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो है वो कहते हैं कि देन डिक्लेयर द पर्पस ऑफ हिज पोएम टू इलस्ट्रेट द मैनर इन विच आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज आर एसोसिएटेड इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। वही बात कि स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में जो है वो फीलिंग्स एंड आइडियाज़ जो हैं वो अंडर स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट होते हैं, ठीक है। ये पर्पस ऑफ हिज पोइम्स बताता है कि मेरे जो पोइम का पर्पस है ना वो इलस्ट्रेट करना है मैनर को इन विच आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज़ आर एसोसिएटेड अंडर स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। जो हमारी फीलिंग्स एंड आइडियाज़ हैं वो एसोसिएट हो जाए अंडर स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट हो, फीलिंग्स प्लेजर हो वाइल रीडिंग द पॉइंट्स, ठीक है। और पीछे शोर भी हो सकता है, तो उसके लिए हम रियली सॉरी, आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली टू फ्लो द फ्लक्सेस एंड रिफ्लक्सेस ऑफ द माइंड व्हेन एक्टिवेटेड बाय द ग्रेट एंड सिंपल अफेक्शन ऑफ नेचर। सिंपल टू फ्लो द फ्लक्सेस कहते हैं बहाव और रिफ्लक्स द माइंड जो है व्हेन एक्टिवेटेड बाय ग्रेट एंड सिंपल अफेक्शंस, जो हमारे अफेक्शंस जो नेचर की वजह से जो हमारे ग्रेट एंड सिंपल अफेक्शंस होती हैं उससे माइंड का फ्लो बढ़ता है। टू फ्लो द फ्लक्सेस एंड रिफ्लक्स द माइंड व्हेन एक्टिवेटेड बाय द ग्रेट एंड सिंपल अफेक्शन ऑफ नेचर। हमारी जो नेचर है ऑब्वियसली जब हम उसको स्टडी कर, हम विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो लिखते हैं पोइम्स लिखते हैं नेचर से रिलेटेड जो होती है पोइम्स उनकी, ठीक है। जब हम उसको पढ़ते हैं हमें सेटिस्फिकेशन होती है। अगर हम इसको डीपली देखें, उसको पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें तो हमारे माइंड को एक सेटिस्फिकेशन होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो पर्पस ऑफ हिज पोइम इज़ टू डिपिक्ट द थॉट, जो उनका पर्पस था। ये वैसे काफ़ी पर्पसेस वगैरह बताते हैं अपनी, और कुछ आगे जाके एग्जांपल्स भी नीचे आ रही हैं, देखें आपको पता लग जाएगा। द पर्पस ऑफ हिज पोइम इज़ टू डिपिक्ट द थॉट एंड फीलिंग्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्टेन इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। वो कहते हैं मेरी जो पोइम का पर्पस है डिपिक्ट करना थॉट एंड फीलिंग्स को प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्टेन इमोशनल एक्सपीरियंसेस। Wordsworth then cites a few of his ballad and relays how those particular poems follow this purpose. वो कहते हैं कि जो मैं मतलब वो यहाँ पे वो एक पर्पस बता रहे हैं। पर्पस ऑफ पोइम जो है थॉट एंड फीलिंग प्रेजेंट की होती है ड्यूरिंग सर्टेन इमोशनल एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वो इस जो पैटर्न है, ये जो बात उन्होंने बताई है, इसको फॉलो करती हैं। उनकी 2 पोइम्स बैलड में वो बताएंगे, देखें यहाँ पे हिज बैलड रिलेज हाउ दोज पर्टिकुलर पोइम्स फॉलो दिस पर्पस। ही डिक्लेयर दैट द फीलिंग डेवलप्ड इन हिज पोएम गिव इंपॉर्टेंस टू द एक्शन एंड सिचुएशन। ये यहाँ पे बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि भी मैं फीलिंग्स को, एक्शन एंड सिचुएशन को फीलिंग्स देता हूँ, यानी वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस करते हैं टू द एक्शन सिचुएशन। ये फीलिंग डेवलप करते हैं एक्शन सिचुएशन में, ना कि सिचुएशन एंड एक्शन को फीलिंग में डेवलप करते हैं। फीलिंग को जो है ना ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रादर देन एक्शन एंड सिचुएशन। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, इसको ज़रूर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्पस बताते हुए जो है ना बात करते हैं कि बैलेड में 2 पोइम्स हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं द फीलिंग जो है, ये जो फीलिंग डेवलप करते हैं इस पोइम्स में वो गिव इंपॉर्टेंस टू एक्शन सिचुएशन, ठीक है ना, एंड नॉट द एक्शन एंड सिचुएशन द फीलिंग्स। मतलब एक्शन एंड सिचुएशन को फीलिंग्स पे वो नहीं देते, फीलिंग्स डालते हैं एक्शन एंड सिचुएशन पे, ठीक है ना। एक्शन जो है और सिचुएशंस जो हैं उसके अंदर फीलिंग्स डालते हैं, ना कि सिचुएशन और एक्शन के को ना कि फीलिंग्स में सिचुएशन और एक्शन डालते हैं, ठीक है। उसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सिंपली अंडरस्टैंड करें, ईजी हो जाएगा। ही क्लेम्स दैट द रीडर विल अंडरस्टैंड हिज स्टेटमेंट बेटर आफ्टर रीडिंग 2 ऑफ हिज बैलड्स। बात वही जो मैं पीछे करी जा रहा हूँ कि ये जो पैटर्न फॉलो करती हैं, उनकी जो 2 पोइम हैं लोगों को पता लगेगा, रीडर्स को, बाय आफ्टर रीडिंग 2 ऑफ हिज बैलड्स, पुअर सुजान एंड चाइल्डिश फादर। ये 2 पोइम्स हैं इनकी जो कह रहे हैं कि इस पैटर्न को जो है ना फॉलो करती है, जिसमें फीलिंग्स को जो है ना एक्शन सिचुएशन में डेवलप किया जाता है। और इसके पीछे उन्होंने एक वो जो मैंने आपको सारा बता दिया। ये 2 हैं पोइम्स जिनको पढ़ के स्टूडेंट ईजिली अंडरस्टैंड कर लेगा व्हाट ही वांट्स टू से। अच्छा, तो वी हैव ओनली 1 मिनट, आई माइट बी, ये फिर 35 मिनट पे चली जाएगी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं।
तीन चार स्लाइड्स रहेंगे. Wordsworth strongly believe that the human mind is capable of excitement without the application of gross and violent stimulants. It is writer's job to produce or enlarge this capability, especially during Wordsworth's present day, as there are many modern forces and great national events dulling human minds. देखिए वो कहता है ह्यूमन माइंड जो है कैपेबल है एक्साइटमेंट का विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ग्रोस एंड वायलेंट स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमें हमें मतलब ड्राइव करती है, हमारी डिज़ायर्स को ड्राइव करती है टू गेट समथिंग. ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल फूड हमारा स्टिमुलेंट है. ठीक है ना, हमारी हंगर ड्राइव फोर्सेस जो है, हमारी ड्राइव जो है वो हमें फोर्स करेगी टू गेट द फूड टू फुलफिल आवर प्राइमरी नीड. ठीक है ना, मीन्स कि ये स्टिमुलेंट होते हैं जो हमें स्टिमुलेंट, जैसे एग्जांपल दें तो फूड एक स्टिमुलेंट है और हमें उसको खाने के लिए हमारी जो हंगर की नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए स्टिमुलेंट जो है ना लेना पड़ता है. ठीक है, बट इसको एक वैसे एग्जांपल की तरफ बता रहा हूँ. यहाँ पे इसका मतलब कुछ और नहीं है, लेकिन ये वो बताता है द ह्यूमन इज कैपेबल ऑफ एक्साइटमेंट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोस एंड वायलेंट स्टिमुलेंट्स. ठीक है, ग्रोस एंड वायलेंट जो है इनके एग्जैक्ट मतलब वायलेंट मतलब आपको पता है जिसको कहा जाता है, मीन्स का वायलेंस जो है ये जो कैपेबल है एक्साइटमेंट का विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ग्रोस एंड वायलेंट स्टिमुलेंट्स. ठीक है, इट इज़ अ राइटर्स जॉब. ये कहता है कि ये तो राइटर की जॉब होती है टू प्रोड्यूस और इनलार्ज दिस कैपेबिलिटी, उस काबिलियत को, कैपेबल एक्साइटमेंट को जो है इनलार्ज करना, प्रोड्यूस करना, ये तो राइटर्स की जॉब है. ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट डे. इस बात की मेरे भाइयों आपको समझ नीचे मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, नीचे बताता हूँ. ठीक है, ग्रेट नेशनल इवेंट्स. ठीक है, वो कहते हैं कि भी many modern forces जो थी especially during the Wordsworth present day, there are many modern forces and great national events dulling human mind. वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न जो उनके जो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो कंटेम्प्रेरी टाइम था वहाँ पे मतलब जो मॉडर्न फोर्सेस थी और ग्रेट नेशनल इवेंट्स थे. मॉडर्न फोर्सेस आप कह लो कि भी मॉडर्नाइजेशन जो थी, मीन्स कि आप कह लो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें थी वो ह्यूमन माइंड को डल कर रही थी. ये नेचर पे फोर्स करता था, आपको पता है ये एम्फसाइज करता था नेचर पे. तो वो बता रहे कि वहाँ के जो लोग थे ना, मॉडर्न फोर्स एंड ग्रेट नेशनल इवेंट्स उनके डलिंग कर रहे थे उनके माइंड को. मॉडर्निटी लीड्स ह्यूमन्स टू क्रेव सेंशनलिज्म, सेंसेशनलिज्म एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. मॉडर्निटी जो होती है ना, आपको पता है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए उन्होंने क्रेव उसके अंदर मतलब एक आप कह लो कि क्रेव कहते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे हमें क्रेविंग होना मीन्स लाइक कि किसी चीज़ को हासिल करने का तजस्सुस होना. ठीक है ना, बट क्रेव मतलब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. क्रेव मतलब किसी चीज़ के लिए हमें ख्वाहिश होना टू अचीव समथिंग. ठीक है, एग्जैक्ट मतलब इसका जो है ना वो है मतलब यही कि भी जैसे कि आप कह लें कि मैं बताता हूँ, मॉडर्न लीड्स ह्यूमन्स टू क्रेव सेंशनलिज्म एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. यानी कि ह्यूमन जो मजबूर कर दिया था क्रेव, हमें मतलब किसी चीज़ को हासिल करने की क्रेव होना, क्रेव जैसे हमें कहते हैं ना यार आपको मैं क्या समझाऊँ इसका एग्जैक्ट मतलब टू अचीव समथिंग, टू गेट समथिंग. ठीक है ना, विद डिज़ायर. ठीक है, इसका मतलब बस ये समझ लें आप. ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो बोलते हैं मतलब हमें जल्दी से ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, खुशी मिल जाए, हमें राहत मिल जाए. ऐसा मतलब मॉडर्निटी जो होती है यही चीज़ होती है. ठीक है ना, मतलब मॉडर्निटी हम कहते हैं भी हम फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मोबाइल चाहिए भी, आई वांट टू बाय न्यू मोबाइल, तो मुझे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगा यार मोबाइल मैं खरीद लूँ. ठीक है ना, तो एक क्रेव होगा मुझे यार उसको मैं खरीदना है. ठीक है, दिस मैनिफेस्ट इन लिटरेरी ट्रेंड्स पीपल वर्ड्सवर्थ एरा क्रेव द फ्रेंटिक नॉवेल्स. उनको क्रेव हो गया था फ्रेंटिक नॉवेल्स, स्टिकी sickly and stupid German tragedies and deluge of idle and extravagant stories in verse. यानी कि वो इसके मतलब जो उसके दौर के लोग थे वो स्टूपिड जर्मन ट्रेजेडीज और डिल्यूज ऑफ आइडल एंड एक्स्ट्रावेगेंट स्टोरीज इन वर्स, इनको मतलब बड़े स्टिकी हो गए थे इनके साथ. ठीक है, चिपक से गए थे. फ्रेंटिक नॉवेल्स थे जो हैं. ठीक है, सिकली एंड स्टूपिड जर्मन ट्रेजेडीज ये थी बकौल उनके. ठीक है, उनको क्रेव हो गया था उसका. ऑफ द लेट न्यू क्लासिकल राइटर, लिखी गई थी लेट न्यू क्लासिकल राइटर्स ने, rather than the invaluable work of writer like Shakespeare and Milton. यानी ये एक बेहतरीन राइटर्स को उन्होंने एग्जांपल दिए कि इसके बजाय उनको उन चीज़ों पे जो उनको क्रेव हो रहा था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए. ठीक है ना, मॉडर्निटी जो है वो आपको मैंने पहले बता दिया क्या करती है, लीड्स टू ह्यूमन क्रेम टू सेंशनलिज्म. ठीक है ना, और इसके अलावा वो डलिंग कर रही थी माइंड को, ह्यूमन माइंड को. वर्ड्सवर्थ इज डिस्कसिंग विद दिस ट्रेंड and their mind dulling forces, but still believe that given certain inherent indestructible qualities of the human mind and the power of nature, there is hope of revival. ओके, वही बात आ गई कि नेचर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो there is a hope of revival. अगर हम ये इनहेरेंट क्वालिटीज़ जो है ना डेवलप करेंगे ह्यूमन माइंड में, तो जो है होप ऑफ रिवाइवल है वो फिर नेचर की तरफ आ जाएगा.
इंसान जो है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ऑब्जर्व दैट देयर आर मैनी क्रिटिक हु डिसअप्रूव ऑफ पोएम्स इन विच, यहाँ पे पोएम और प्रोज की बात हो रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू, ये वो कहते हैं कि कुछ पोएम्स, जो कुछ लोग हैं ना वो डिसअप्रूव कर देते हैं पोएम्स को, बिकॉज क्यों कि भाई वो स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ मीटर पे नहीं है, डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज, ठीक है। वही बात सिंपल, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भी प्रोइज्म जो है दे कैन बी फाउंड इन मैनी ग्रेट पोएम्स, बड़े बड़े जो बेहतरीन किस्म के अजीम पोएम जो पोइट्स गुजरे हैं उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, वो लिखी ही उन्होंने, जैसे माल्टन है उन्होंने लिखी है, उन्होंने जॉन ग्रे का जिक्र किया है, उन्होंने उनका सोनेट जिक्र किया कि जैसे माल्टन साहब हैं, पोइट माल्टन जो हैं, एंड ही साइट्स अ सोनेट बाय जॉन ग्रे एंड जॉन माल्टन जो है, और द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ये जो है एक सोनेट है एज एन एग्जाम्पल ऑफ पोएम, सोनेट कह लें, पोएम कह लें, हुज मोस्ट इफेक्टिव लाइन्स आर रिटन प्रोसिक स्टाइल। वो कहते हैं कि भी ये नहीं है कि पोएम जो है आप लोग डिसप्रूव कर देते हो, हालांकि बेहतरीन बड़े बड़े जॉन ग्रे और माल्टन साहब जैसे जो हैं वो राइटर्स आए हैं, उन्होंने पोएम्स लिखी हैं प्रोसिक स्टाइल में। तो पोएम और प्रोज जो है, ठीक है, यहाँ पे वो डिफरेंस बताया कि पोएम पे लोग डिसअप्रूव कर देते हैं कि भाई इसमें ये स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ मीटर पे नहीं है तो हम इसको डिसअप्रूव कर देते हैं, हालांकि फिर वो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है रिटरेट्स दैट देयर इज नो एसेंशियल, दोहराते हैं देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। कोई डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज ऑफ पोइट्री में, प्रोज में। पीपल ऑफन पर्सोनिफाई पोइट्री एंड पेंटिंग, लोग जो है ना पर्सोनिफाई करते हैं पोइट्री एंड पेंटिंग जो है बहनें हैं, हालांकि कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री एंड प्रोज आर इवन क्लोजर। पोइट्री पेंटिंग तो ठीक है चलो बहनें कहते हैं लोग, लेकिन पोइट्री प्रोज तो ज़्यादा क्लोज हैं। दे बोथ स्पीक बाय एंड द सेम ऑर्गन, दोनों ही मतलब एक सेम ऑर्गन, लाइक सेम एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। देयर अफेक्शंस आर काइंडर एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वही बातें आ रही, काइंडर एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, उनकी जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो स्टाइल है वो ज़्यादातर आइडेंटिकल ही है, सेम ही है, not necessarily differing even in degree. He explains that poetry and prose are both altogether human, altogether, ठीक है, वो दोनों एक जैसे ही हैं, altogether हैं। Poetry sheds no tears such as angels weep but naturals and human tears, ठीक है। जो पोइट्री होती है ना वो मतलब कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं sheds no tears, वो मतलब कि सच एज एंजल वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, ठीक है ना। मतलब पोइट्री के बाद आप कह लें कि भाई एक्चुअली नेचुरल से हमें एक अफेक्शन हो जाती है, एक अट्रैक्शन होती है पोइट्री को रीड करने के बाद, ठीक है ना। तो आप इसको ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लिखा हुआ, सच एज एंजल वीप्स बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। जैसे हमें मतलब कि आपको मैं इसको वर्ड इसका मतलब बता दूँ, जैसे पढ़ते हैं तो काफ़ी बार हमें इतनी ज़्यादा मतलब हमें एक्साइटमेंट या हमें अफेक्शन हो जाती है वीडियो के पोइट्री के साथ कि हम बहुत ज़्यादा इमोशंस में जो है ना उसके साथ हो मतलब कि अटैच हो जाते हैं, और सम टाइम वी फेल्ट कि वी आर जस्ट अबाउट टू वीप। किसी पोइट्री भी मतलब कुछ जो हमारे मतलब अट्रैक्ट करे हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइकवाइज पोइट्री एंड प्रोज बोथ ब्लीड रियल ह्यूमन ब्लड, पोइट्री कैन बोस्ट ऑफ नो सेलेस्टियल आइकर, ठीक है। पोइट्री एंड प्रोज बोथ जो है ब्लीड रियल, मतलब कि इसको ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन टीयर्स के साथ रिलेट किया गया है कि ये इतनी ज़्यादा पोइट्री एंड प्रोज जो हैं टुगेदर हैं, जैसे ऑर्गन का भी पीछे जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, तो मेरे प्यारे भाइयों मैं कोई तैयार नहीं करता हूँ क्वेश्चन पेपर पहले, तो मैं नॉर्मली जो है ना लेक्चर लेता हूँ और आपको समझाने लग जाता हूँ, ठीक है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह होप के बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ, लेकिन कुछ छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उससे जो है ना गाइड करके समझा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक 3 स्लाइड्स रह गई हैं, मुझे जो है ना ये ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है।